उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक वन संरक्षक, लॉगिंग अधिकारी एवं वन क्षेत्राधिकारी संयुक्त परीक्षा 2025 की जो प्री एग्जामिनेशन होती है वो पहले ही संपन्न हो चुकी है और बहुत ही जल्द इस परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है। तो ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है उन एस्पिरेंट्स के लिए who are going to be appeared in further मेंस एग्ज़ाम। तो इसके लिए क्योंकि जो प्राथमिक चरण होता है प्री का वो तो लगभग पार कर चुके हैं, जो लोग इसको क्वालिफाई करेंगे उनको शामिल होना होगा मुख्य लिखित परीक्षा में। तो किसी भी परीक्षा में शामिल होने से पहले हमें उस परीक्षा के पैटर्न को समझने की आवश्यकता होती है। ये बहुत ज़रूरी है कि पूरी तैयारी के साथ किसी परीक्षा में शामिल हो, क्योंकि जब हम किसी परीक्षा में बिना तैयारी के शामिल होते हैं तो डेफिनेटली हमारे सफल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इस परीक्षा में आप न केवल फैक्ट्स की बात करते हैं बल्कि आपको बहुत सारे जो कंसेप्चुअल नॉलेज होता है उसका भी परिपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। और इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि उस परीक्षा का जो सिलेबस है, उस परीक्षा का जो पैटर्न है, उस पैटर्न को हम समझें। तो बहुत शॉर्ट में मैं आज बात कर रहा हूँ। जो FRO एग्ज़ाम आने वाला है, जो मुख्य परीक्षा इसकी होने वाली है, सहायक वन संरक्षक यानी ACF और लॉगिंग अधिकारी एवं वन क्षेत्राधिकारी संयुक्त परीक्षा 2025 के मेंस की सिलेबस की बात आज हम करेंगे। तो जो ये मेंस है, इसका जो परीक्षा कार्यक्रम है वो इस प्रकार से है। इसमें कुल 6 पेपर होंगे। पहला पेपर तो जो होगा दैट विल बी सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी का प्रथम पेपर होगा और इसका आपको बहुत डिटेल में, अगर हिंदी पे अच्छी कमांड है आपकी, तो डेफिनेटली आपको इसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये अधिकतम 100 अंक की परीक्षा होगी और 3 घंटे का इसका समय होगा। ये परीक्षा डिस्क्रिप्टिव होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिस्क्रिप्टिव परीक्षाएं होंगी और इनमें से 6 पेपर, जो 5 पेपर होंगे ये आपके डिस्क्रिप्टिव वे में होंगे और जो छठा है दैट विल बी इंटरव्यू। और इंटरव्यू आपका 75 मार्क्स का होगा। इस पर भी आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो प्रथम पेपर हिंदी, 100 अधिकतम अंक होंगे और 3 घंटे का पेपर होगा। यानी कि ठीक वैसे ही होगा जैसे हम हाई स्कूल और इंटर में देते हैं, लेकिन वो परीक्षा आपको नौकरी के लिए नहीं देनी होती है, अच्छे मार्क्स के लिए देनी होती है। लेकिन इस परीक्षा में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, बहुत ही वास्ट सिलेबस होता है, तो आपको बहुत डीपली समझने की आवश्यकता है, एज वेल एज आपको इस प्रकार का कंसेप्ट भी डेवलप करने की आवश्यकता होगी जिसमें आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छा उत्तर लेखन भी आना चाहिए। दूसरा जो पेपर होगा उसका नाम होगा सामान्य अंग्रेजी। ये भी अनिवार्य प्रश्न पत्र है। ये दोनों अनिवार्य प्रश्न पत्र हैं और ये जो सामान्य अंग्रेजी का जो पेपर होगा ये भी 100 अंक का होगा और इसमें भी 3 घंटे का समय दिया जाएगा। तीसरा प्रश्न पत्र जो होगा वो भी अनिवार्य प्रश्न पत्र है और सामान्य ज्ञान की ये परीक्षा होगी। इसमें जनरल स्टडीज से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे और सभी के लिए ये जो तीनों प्रश्न पत्र हैं ये कॉमन होंगे, यानी अनिवार्य होंगे, सभी कैंडिडेट्स को देने ही होंगे। ये भी 100 नंबर का होगा और 3 घंटे का इसके लिए भी समय निर्धारित किया गया है। चौथा प्रश्न पत्र जो है वो ऑप्शनल होगा, यानी प्रत्येक कैंडिडेट अपने हिसाब से ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकता है। जब आपने फॉर्म भरा होगा उस टाइम पे आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया होगा। और जो 5th क्वेश्चन पेपर है ये भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। ये दोनों ऑप्शनल सब्जेक्ट 200 नंबर के होंगे और ये 3-3 घंटे का इनके लिए भी समय होगा। उसके बाद लास्ट में आपका साक्षात्कार होगा। जब ये मेंस परीक्षा का रिजल्ट आएगा उसके बाद साक्षात्कार के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा और फिर आपकी मेरिट बनेगी। उस मेरिट पर जो अधिकतम अंक हासिल करने वाले कैंडिडेट्स होंगे दे विल बी सिलेक्टेड इन दिस एग्जाम।
ये आपका हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं जो सिलेबस है ये किस तरीके का इसका पैटर्न होगा, इसको ज़रा देख लिया जाए। जो सहायक वन संरक्षक लॉगिंग अधिकारी एवं वन क्षेत्राधिकारी संयुक्त परीक्षा 2025 के लिए मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो सामान्य हिंदी का जो प्रश्न पत्र होगा ये अनिवार्य प्रश्न पत्र है, अधिकतम 100 अंक का होगा, समय अवधि इसके लिए 3 घंटे की होगी। और इसके लिए जो हम सिलेबस को देखेंगे कि क्या क्या इसमें पूछा जाएगा, इसको आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि ये सिलेबस से बाहर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, कुछ भी फालतू पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो सिलेबस में है अगर आपने उसको ही 100% आपने उसको कवर कर लिया है और पूरी मेहनत के साथ आपने इसको कवर कर दिया है, तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत जो सिलेबस है सबसे पहले तो है अपठित गद्यांश। ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है और बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। जब आपने पीसीएस का भी आपने एग्जाम दिया होगा तो उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न अपठित गद्यांश आते हैं उसमें। और इसमें थोड़ा सा अंतर है क्योंकि वहाँ पे हम सी सेट का जो एग्ज़ाम होता है वो चाहे यूपीएससी हो चाहे यूकेपीएससी का पीसीएस एग्ज़ाम हो, तो उसमें जो सी सेट होता है दैट इज़ ऑप्शनल। बट ये ऑप्शनल नहीं होगा, इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने होंगे। और इसके लिए सबसे पहले जैसे शीर्षकीकरण होता है किसी भी पद्यांश का, किसी भी गद्यांश का आपको शीर्षक उसमें देना होगा कि उसको पढ़ करके कि इसका जो टाइटल है क्या होना चाहिए। उसके बाद भावार्थ, उस गद्यांश का भावार्थ पूछा जाएगा और उसको आपको समझना है। ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती हैं और करने के लिए तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जब आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में आप बहुत अच्छे से आंसर दे पाएंगे। फिर तीसरी जो चीज़ है वो है आपका रेखांकित अंशों की व्याख्या करना, यानी कोई भी पद्यांश दिया होगा उसमें कुछ अंडरलाइन अंश होंगे और उन अंशों को आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सब कुछ हम करवाएंगे और आपको बने रहना है। इस एग्ज़ाम को भी फोकस में रखना है क्योंकि बहुत कम समय अब रह चुका है एग्ज़ाम के लिए, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद आपको बहुत कम समय मिलेगा। और उसके बाद है दूसरा कार्यालयीय पत्रों के प्रारूप। तो विभिन्न प्रकार के जो पत्र होते हैं जैसे शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, अधिसूचना परिपत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, अनुस्मारक, विज्ञप्ति, ये क्या होते हैं, तो इन चीज़ों को भी आपको समझना है। तीसरा है टिप्पण या प्रारूपण या संक्षेपण, यानी किसी भी पद्यांश को संक्षेप में कैसे आप लिख सकते हैं किसी भी गद्यांश को, या टिप्पण क्या होता है, प्रारूपण क्या होता है, ये सब चीज़ें, ड्राफ्टिंग क्या होती है, तो इन चीज़ों के बारे में भी प्रश्न आएंगे। अगला है राजभाषा परिनियमावली। जो राजभाषा है उसकी जो परिनियमावली है उस पर भी प्रश्न आएंगे, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत छोटा टॉपिक है। आप आसानी से अगर इसको पढ़ते हैं तो क्योंकि क्वेश्चंस निश्चित रूप से इस टॉपिक से आएंगे और अगर आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स एग्जाम में आने वाले हैं। पांचवा टॉपिक है हिंदी भाषा का कंप्यूटरीकरण, शब्द संसाधन, डाटा प्रविष्टि, मुद्रण, इंटरनेट। मेरी आपसे एक विनती है या आप ये कहें कि ये आपके लिए एक टिप है मेरी तरफ से कि ये जो टॉपिक है राजभाषा, परिनियमावली और हिंदी भाषा का कंप्यूटरीकरण, शब्द संसाधन, डाटा प्रविष्टि, मुद्रण, इंटरनेट, इन दो टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से तैयारी करके जाएं क्योंकि ये जो टॉपिक हैं, एक तो ये है कि इन टॉपिक्स ये बहुत ही सीमित टॉपिक हैं और दूसरा ये है कि इससे प्रश्न आते ही आते हैं, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। छठा है शब्द रचना। इसमें जैसे उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, संधि, समास, वचन, लिंग, व्याकरणिक कोटियां जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, इनकी परिभाषा और भेद आपसे पूछे जाएंगे। क्योंकि पढ़ते समय हम जब पढ़ते हैं तो उस समय हमें सिर्फ दिखता है कि संज्ञा है तो संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा कितने इसके भेद होते हैं, लेकिन प्रश्न जो आएगा वो घुमा करके आएगा तो आपको बहुत
डीपली इसको टॉपिक को देखने की आवश्यकता है। दिखने में बहुत सिंपल सी बातें लगती हैं, लेकिन कभी कभी हम इनको छोड़ देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको थोड़ा दिमाग में बिठाते नहीं हैं, एग्जाम्पल के साथ नहीं पढ़ते हैं, तो तब हमें दिक्कत होती है। तो आपको इन चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है और बहुत अच्छे से आप लाइटली इसको पढ़ेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। वाच्य परिवर्तन जो आपके वॉइसेस होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इंग्लिश में अगर हम बात करें, तो यही वाच्य परिवर्तन इसमें भी आने वाले हैं। ये अच्छे टॉपिक हैं और इनसे प्रश्न आने ही आने हैं। शब्द विवेक जो है 7वां टॉपिक है इसमें, तो इसमें शब्द विवेक में आपके तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशी शब्द, संकर शब्द क्या होते हैं ये आप पूछा जाएगा। इसके अलावा रूढ़ और यौगिक शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, ये आपको टॉपिक आने वाला है। इसके बाद पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, विलोम, अनेकार्थी, समूहवाची, समरूप किंतु भिन्न, भिन्नार्थक, जैसे कई शब्द ऐसे होते हैं जो दिखने में तो सेम लगते हैं, एक जैसा उनका उच्चारण होता है लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे कनक, कनक ते 100 गुना, मादकता दिखाए, एक काव्य पद है, तो इसमें कनक जो है, कनक शब्द तो एक ही है लेकिन अर्थ इसके कई हैं, तो ऐसे शब्दों के बारे में भी आपको पूछा जाएगा। पारिभाषिक क्या होते हैं, शब्द युग्म क्या होते हैं, वाक्य या वाक्यांश के लिए एक शब्द का आपको इस्तेमाल करना है, कई बार संक्षिप्ताक्षर का आपको यूज करना है। तो ये सब चीजें इन जो है हिंदी का पार्ट होगा। इसके अलावा शब्द शुद्धि, जो शब्दों में भिन्नता, वर्तनी से संबंधित चीजें होती हैं, वो भी आपको आएगा। इसके अंदर शब्द शुद्धि में क्या क्या आपको पढ़ना है, जैसे ये 8th टॉपिक है वाक्य रचना, इसके लिए इसमें इसके अंतर्गत जो है रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन, यानी सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये क्या होते हैं और कैसे हम एक वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं, ये भी सिलेबस का पार्ट है। व्याकरण के आधार पर वाक्य परिवर्तन, यानी प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य क्या होते हैं, सकारात्मक वाक्य क्या होते हैं, नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं, ये सभी सिलेबस का पार्ट है। विराम चिन्ह, इनकी बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये हमें आगे कई सारे एग्जाम में, ये जो सिलेबस है एक तरीके से देखा जाए तो आगे आपका यूकेपीएससी का जो पीसीएस एग्जाम है, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, सभी के मेंस होने हैं और इन एग्जाम्स के लिए आपको हिंदी की कमांड अगर आपकी अच्छी है तो सभी एग्जाम में आपको मदद होने वाली है। तो इसमें जो है वाक्य शुद्धि से संबंधित कोई वाक्य में अशुद्धि दे रखी होगी और उस अशुद्धि को आपको पहचानना है, इससे संबंधित प्रश्न भी आपके मेंस एग्जाम में हिंदी में आएंगे। स्लोगन लेखन, ये काफी अच्छा टॉपिक है, इस पर भी आपको अपनी कमांड अच्छे से रखनी है। भाषा का मानकीकरण, तो मानकीकरण ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको भी आपको पढ़ के जाना ही जाना है। और ये जो टॉपिक है इसमें वर्तनी का मानकीकरण, व्याकरण का मानकीकरण, लिपि का मानकीकरण, उच्चारण का मानकीकरण से संबंधित आपके जो है ये इससे संबंधित प्रश्न आएंगे और ये जो प्रश्न होंगे इसके लिए जो नंबर अलॉटेड है वो 5 नंबर के इससे प्रश्न आएंगे। लोकोक्ति एवं मुहावरे बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इससे प्रश्न आते भी हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स इससे संबंधित प्रश्नों को सही करते हैं, लेकिन फिर भी आपको इसमें काफ़ी अच्छी कमांड होनी चाहिए। अगर आप इसको पढ़ते हैं, तैयारी करके जाते हैं तो 10 नंबर आपके इस टॉपिक से आ जाएंगे। उसके बाद है निबंध लेखन, तो निबंध लेखन ये बहुत अच्छा टॉपिक है, हालांकि इसमें मार्क्स इसमें कम है, 15 नंबर के ही इसमें मार्क्स आएंगे, लेकिन ये ऐसा निबंध होगा जो कि आपको जो टॉपिक दिए हुए हैं इस पर हम अभी आएंगे, तो इन टॉपिक्स से संबंधित निबंध पर आपको 600 शब्दों में निबंध लिखना होगा। और निबंध जो लेखन की शैली होती है निबंध लेखन की, उसके लिए किस तरीके से आपको निबंध लिखना है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो निबंध है उसको हमने इस तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए कि आदमी उसको पढ़कर बोर ना हो, तो ये भी आपको अच्छा इसमें मार्क्स आने वाले हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आपको टॉपिक है जिनसे निबंध पूछे जाएंगे, तो देखिए पहला टॉपिक है सामाजिक संरचना, इतिहास, संस्कृति, कला एवं साहित्य से। दूसरा जो टॉपिक है आर्थिक एवं भूगोल, परिदृश्य एवं पर्यावरण से। और तीसरा टॉपिक है प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, सूखा इत्यादि से।
तो ये काफ़ी जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनसे संबंधित निबंध आएंगे। और इसके लिए पहले मैं चौथा टॉपिक बताता हूँ, फिर आपको एक टिप ज़रूर दूंगा कि जिससे आपको इस निबंध लेखन में भी काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो ये चौथा जो टॉपिक है वो है महिला सशक्तिकरण, चुनौतियाँ एवं संभावनाएं। इन सभी जो टॉपिक हैं इनसे संबंधित जो हैं क्वेश्चंस आएंगे। और ये ध्यान में रखना होगा कैंडिडेट्स को कि उत्तराखंड के विशेष संदर्भ में जानकारी अपेक्षित है। यानी जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड से संबंधित जानकारियों का आपके पास भंडार होना चाहिए। तो जिस मैं टिप की बात कर रहा था वो यही था कि अगर आप निबंध में अच्छा लेखन करना चाहते हैं, अच्छा निबंध लिखना चाहते हैं, तो आप डेली पेपर पढ़ें, चाहे वो कोई भी पेपर हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम में पेपर देना चाहते हैं तो आप इंग्लिश पेपर पढ़ सकते हैं, द हिंदू, और या कोई भी जो आपको अच्छा लगता है। या सामान्य रूप से हमारे उत्तराखंड में जो नॉर्मली हमें पेपर अवेलेबल होता है वो होता है अमर उजाला और दैनिक जागरण। अमर उजाला और दैनिक जागरण, ये दो पेपर अवेलेबल रहते हैं सामान्यतः। तो आप इन पेपर्स को पढ़ सकते हैं, और इसको पढ़ने के लिए आप एक डायरी बना सकते हैं। और उस डायरी में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं, वो चाहे कोई पॉलिसी हो, चाहे वो कोई विशेष घटना हो, जैसे आजकल बहुत सारी दैवीय आपदाएं संबंधी घटनाएं हो रही हैं, उससे संबंधित घटना हो, उससे संबंधित किसी विशेष, जैसे केंद्र सरकार कभी आपदा से संबंधित कोई पैकेज दे देती है, इस तरीके से कुछ भी मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ हो तो उसको आप अपनी डायरी में नोट कर लें। और जब भी आप कोई ऐसे प्रैक्टिस करें, उन सभी फैक्ट्स को अपने ऐसे में डालने की कोशिश करें। इससे देखना आपको ऐसे राइटिंग में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये तो हो गया हिंदी। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है द्वितीय अनिवार्य प्रश्न पत्र, जो है जनरल इंग्लिश का। तो अगर हम जनरल इंग्लिश की बात करें तो इसमें जो सिलेबस है आपका, इसमें आपको जो सेमी टाइम है 3 घंटे का समय होगा, 100 नंबर का पेपर होगा। और इस पेपर में कहाँ से किस किस टॉपिक से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले ऐसे इन अप्रॉक्सीमेटली 600 वर्ड्स, वही जो हिंदी में भी है, और 600 शब्दों का ऐसे पूछा जाएगा। टॉपिक क्या क्या होंगे? पहला टॉपिक होगा साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। दूसरा टॉपिक होगा लिटरेचर एंड कल्चर। तीसरा होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। चौथा टॉपिक होगा सोशल एंड पॉलिटिकल स्फेयर्स ऑफ उत्तराखंड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप उत्तराखंड से के रहने वाले हैं तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स इसी टॉपिक को प्रीफर करते हैं, और क्योंकि उसमें लिखने को बहुत कुछ होता है, और कुछ ऐसा भी आप लिख पाते हैं कि जो दूसरा कैंडिडेट नहीं लिख पाता। कई सारे आपको अपने कल्चर से रिलेटेड, आपके पॉलिटिकल जो नॉलेज होता है उत्तराखंड की पॉलिटिक्स से संबंधित, तो बहुत सारा आपके पास ज्ञान का भंडार होता है। तो ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, लेकिन इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज़। तो इससे भी ये भी काफ़ी फेवरेट रहता है कैंडिडेट्स का। ज़्यादातर कैंडिडेट इन टॉपिक्स पे भी काफ़ी लिखते हैं। नेचुरल कैलामिटीज़ तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसको आप ये मान सकते हैं कि अगर आप उत्तराखंड में रह रहे हैं तो काफ़ी कुछ आपको उत्तराखंड से रिलेटेड चीज़ें लिखने में मदद मिलेगी इन एसेस में। तो ऐसे हो गया पहला। दूसरा जो है वो है आपका प्रेसिस राइटिंग। तो ये जो है, जैसे कोई भी टेक्स्ट आपको दिया हुआ है तो उसको 1/3 आपको उसको शॉर्ट करके लिखना है। तो इस तरीके की ये भी 5 नंबर का 5 मार्क्स का ये आएगा। थर्ड टॉपिक होगा लेटर राइटिंग। इसमें आपके जो लेटर्स हैं उन सभी को थोड़ा डिटेल में आपको देखने की आवश्यकता होगी। जैसे कि ये आएगा आपको 8+8 यानी 16 मार्क्स का लेटर राइटिंग आपका आएगा। तो इसमें क्या क्या आपको पूछा जाएगा, तो ये होंगे आपके ऑफिशियल लेटर्स, किसी अधिकारी को कैसे आप लेटर लिखते हैं, ऑफिशियल लेटर्स होंगे, सेमी गवर्नमेंट लेटर्स होंगे, ऑफिस ऑर्डर्स होंगे, नोटिस होंगे, सर्कुलर, ऑफिशियल मेमोरेंडम। तो ये क्या होते हैं, इसको आपको
बड़ी डीपली इसको जानने की आवश्यकता है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं कि ये एक तो अनिवार्य है, सभी को करना ही करना है, और इस पे अगर आपकी कमांड अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक है वोकेबुलरी। वोकेबुलरी तो आपके पास इसके लिए भी एक टिप्स मैं आपको टिप देना चाहूँगा, एक आपको जो आपको अच्छे मार्क्स लेने में मदद करेगी। आप द हिंदू पेपर पढ़ें, द हिंदू पेपर पढ़ें, जो भी न्यूज़ आप पढ़ रहे हैं, दैनिक जागरण या अमर उजाला आप पढ़ रहे हैं, उसको द हिंदू की सहायता से पढ़ें, और उसमें आप जो पेपर है, जो भी शब्द आते हैं, नए शब्द आते हैं, उनको आप एक डायरी में नोट करके और उनको प्रैक्टिस करें, इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो इसमें जो है वोकेबुलरी में सिनोनिम्स क्या होते हैं, यानी ऐसे वर्ड्स जिनके की सेम मीनिंग्स होते हैं, सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होते हैं, जो ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, यानी कोई भी आपको लाइन दे रखी है, कोई वाक्य दे रखा है, सेंटेंस दे रखा है, उसके लिए आप एक वर्ड, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कुल मिला के ये है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आप कर सकते हैं कि क्या होते हैं, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। फिफ्थ है यूसेजेस। तो आप बहुत सारे जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस को कैसे यूज करते हैं, इडियम्स और फ्रेजेस से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे 8 मार्क्स के। इसके अलावा सिक्स्थ है एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर। तो ग्रामर में आपको पार्ट ऑफ स्पीच जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये पूछा जाएगा, इन सबको आपको पढ़ने की आवश्यकता है। बी है आपका ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस, यानी किसी भी वाक्य को आप कैसे सिंथेसाइज करते हैं, उसके बाद उसको चेंज कैसे करते हैं, तो इससे संबंधित ग्रामर, क्योंकि सभी की ग्रामर में अच्छी कमांड होनी चाहिए, तो इससे रिलेटेड काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपको आएंगे। सी टॉपिक है आपका पंक्चुएशंस, मीन्स जो आप कोई भी सेंटेंस है उसको आपका पंक्चुएट सही पंक्चुएशन होना चाहिए। तो ये जो है पंक्चुएशन से भी रिलेटेड आपको 7+7+7 यानी 21 मार्क्स के क्वेश्चंस ग्रामर से आएंगे, तो ग्रामर पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। 7th जो टॉपिक है दैट इज यूज ऑफ करेक्ट प्रीपोजिशन, यूज ऑफ करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यूज ऑफ वर्ब, जो वर्ब्स होती हैं, कितनी मेन वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है, मॉडल्स होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के। समरी राइटिंग, ये भी जैसे किसी भी ऐसे आएगा आपको एक, या ये कह सकते हैं कि पैसेज दिया होगा और उस पैसेज की आपको समरी लिखनी होगी, शॉर्ट में लिखना होगा, तो ये भी 5 मार्क्स का होगा। ट्रांसलेशन इंग्लिश इनटू हिंदी एंड हिंदी इनटू इंग्लिश, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 8 and 8 16 मार्क्स के क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आएंगे। तो कुल मिला के ये है, ये आपका ऐसा टॉपिक है जो आपके पास सिलेबस, देखिए सिर्फ आपके पास 11 टॉपिक हैं, आगे भी देखते हैं, 11 ही टॉपिक है इंग्लिश में, और इनसे ही आपको क्वेश्चंस आने हैं। तो देखिए कितना सीमित आपके पास सिलेबस है। अगर तो एफआरओ जो एग्जाम है, एफआरओ एग्जाम इसका, या इसमें इसी के अंतर्गत एसीएफ जो है, एसीएफ भी है, इसमें जो थर्ड पेपर है, तीसरा अनिवार्य प्रश्न पत्र, ये सामान्य ज्ञान का होगा, और ये प्रश्न पत्र जो है ये 3 घंटे की समयावधि के लिए होगा, साथ ही ये कुल 100 नंबर का पेपर होगा। अब बात करते हैं कि इस पेपर में क्या क्या आपको पूछा जाएगा, क्या क्या इसमें सिलेबस है। तो सिलेबस से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, और इसके बाद जो टॉपिक्स हैं, अगर आपने सभी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें 10 प्रश्न होंगे इस प्रश्न पत्र में, और प्रत्येक प्रश्न 2 खंड का होगा, और ब। और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 10 मार्क्स का होगा, प्रत्येक प्रश्न 10 मार्क्स का होगा, यानी या तो 2-2 खंड होंगे और ब। टोटल प्रश्न होंगे 10, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न में 2 खंड होंगे, ए एंड बी, ए भी 5 मार्क्स का, बी भी 5 मार्क्स का, तो यानी टोटल कितना हो गया, 10 मार्क्स का प्रत्येक प्रश्न होंगे। और 10 प्रश्न टोटल होंगे, तो 10 × 10 इज इक्वल टू 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। तो देखते हैं इसमें सिलेबस को।
पहला टॉपिक है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। तो जो भी हमारे आसपास में हो रहा है, घटित हो रहा है, वो चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो, चाहे वो ईरान इजराइल युद्ध हो, चाहे वो हमारा जो आजकल प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्राएं हैं उससे रिलेटेड बातें हों, उसमें जो भी निर्णय लिए गए हैं उससे संबंधित बातें हों, चाहे हमारी विदेश नीति हो, इससे संबंधित जो भी समसामयिक घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं से संबंधित प्रश्न इसमें आएंगे। मनोरंजन और खेल कूद, इसमें भी आपको बहुत डीपली देखने की ज़रूरत है, और ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, पढ़ाई के चक्कर में खेल कूद से संबंधित बातों को भूल जाते हैं, उस पर ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। लेकिन ये जो प्रश्न पत्र है इसमें खेल कूद से भी आएंगे। ये पूछा जा सकता है, जैसे बहुत सारी हमारी जो स्पोर्ट्स इवेंट्स होती हैं उनसे संबंधित कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, तो आपको इन पे बारीकी से नज़र रखने की आवश्यकता है। जो दूसरा टॉपिक है भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं समकालीन भारतीय इतिहास। तो कुल मिलाकर के इंडियन हिस्ट्री से, क्योंकि इसमें तोड़ा नहीं गया है तो बहुत ब्रॉड सिलेबस है। भारत के इतिहास में आपका प्राचीन इतिहास भी आता है, मध्यकालीन इतिहास भी आता है और आधुनिक इतिहास भी आता है। तो बहुत वास्ट सिलेबस है, लेकिन आपको इसको समझते हुए चलना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो घटनाएं हैं उनको बारीकी से देखने की आवश्यकता है, ताकि आपको जो भी प्रश्न पूछा जाए उसको एटलीस्ट आप अटेम्प्ट कर पाए। तीसरा टॉपिक है भारत एवं विश्व का भूगोल। तो ये जो टॉपिक है ये अच्छा टॉपिक है, इस पर आपको अपनी कमांड अच्छी रखनी है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जब आएंगे तो उन क्वेश्चंस को आप जो करंट इश्यूज हैं, जो आजकल करंट अफेयर है, उससे भी जोड़ना है, ताकि आपका जो आंसर है वो अन्य कैंडिडेट से थोड़ा सा अलग हो। चौथा टॉपिक है भौतिक विकास, प्राकृतिक आपदाएं, आपदा प्रबंधन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे ही एग्जाम्स में, जैसे मैं पहले भी बताते आया हूँ कि जो यूकेपीएससी एग्जाम जो कंडक्ट करवाता है उसमें जैसे आपका लोअर पीसीएस है, अपर पीसीएस है, या फिर यही एफआरओ का जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में जो एक कॉमन टॉपिक है आपदा प्रबंधन। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये आवश्यक है कि वो कुछ ऐसे टॉपिक सिलेक्ट करें कि अगर वो एक चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए वो एफआरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका अपने आप ही जो तैयारी है वो पीसीएस, अपर पीसीएस के लिए भी हो जाए, लोअर पीसीएस के लिए भी हो जाए। तो इसमें आपको आपदा प्रबंधन एक बहुत ही एक हम कह सकते हैं कि एक तुरुप का इक्का है आपके सिलेबस में। आपदा प्रबंधन आपको एसए में भी काम आने वाला है, आपदा प्रबंधन आपको लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, एफआरओ एग्जाम्स और अन्य एग्जाम्स के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस पर आपको इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ने की आवश्यकता है, और डीपली भी पढ़ना है और साथ ही साथ कनेक्ट करते हुए जाना है। जब आप इसको सामान्य ज्ञान के लिए तैयार कर रहे होंगे तो ऐसे जो है आपका उसमें भी इसमें आना है, और साथ ही साथ जो नेचुरल डिजास्टर से संबंधित आपका नेचुरल कैलेमिटी से संबंधित टॉपिक आपका इंग्लिश में भी है, उसमें भी आप इसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारतीय राजनीति एवं शासन, यानी ये पॉलिटी से संबंधित है। और इसमें देखिए जो इंडियन पॉलिटी है इट इज़ अ वास्ट सिलेबस, मतलब एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही विस्तृत है, और इतने विस्तृत टॉपिक को आपको मतलब सब चीज़ें अगर आप पढ़ने लगोगे तो हो सकता है जब तक आपकी इंडियन पॉलिटी, अगर मान लीजिए आप लक्ष्मीकांत सर की बुक से ही तैयारी करते हैं, तो जब तक आपकी पॉलिटी कंप्लीट होती है हो सकता है तब तक मेंस का रिजल्ट भी आ जाए। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है कि पूरे डिटेल में पढ़ने की, मतलब सारे टॉपिक्स को अगर पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट आप जो ये टॉपिक हैं इन टॉपिक्स को आप ज़रूर तैयार करें, और साथ ही साथ इन पे कमांड अच्छी रखें, इन टॉपिक्स को बहुत डिटेल से पढ़ें। तो ये टॉपिक जैसे आपका भारतीय राजनीति एवं शासन प्रशासन, भारतीय संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, लोक कल्याण एवं अधिकारों से संबंधित
मुद्दे इत्यादि। तो जैसे ये लोक नीति और लोक कल्याण अगर आपका पहले हुआ करता था पीसीएस के उसमें, अभी मैंने उसका नया सिलेबस तो नहीं देखा है, लेकिन जो पुराना पीसीएस अपर पीसीएस का जो सिलेबस था तो उसमें आपको पूछे जाते हैं नीति शास्त्र से संबंधित एक अलग टॉपिक होता था एथिक्स। तो आप एथिक्स में भी आपको ये लोक नीति और लोक कल्याण से संबंधित जो टॉपिक हैं ये हेल्प कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है आर्थिक और सामाजिक विकास, कृषि, सतत विकास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, गरीबी, पावर्टी, समावेशन जो हमारा इंक्लूसिव जो डेवलपमेंट होता है, समावेशन, इंक्लूजन जिसको हम कह सकते हैं, जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी, सामाजिक क्षेत्र की पहल इत्यादि। तो ये जो टॉपिक हैं ये इकोनॉमिक्स से संबंधित टॉपिक होंगे और इन टॉपिक्स को भी आपको बारीकी से देखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान में भी क्योंकि काफी विस्तृत होगा तो इसमें भी जो टॉपिक दिए हुए हैं इन टॉपिक्स को मैं सलाह दूंगा कि आप जो क्लास 10th की जो साइंस है 9th और 10th की उसकी जो बुक है एनसीईआरटी की, इसको आप डीपली पढ़ें, थोड़ा सा मनन करते हुए, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है और हाई स्कूल में जो साइंस होती है तो साइंस एक तो बच्चों का फेवरेट टॉपिक भी होता है साइंस, और साथ ही साथ जो हाई स्कूल की साइंस होती है वो क्योंकि हम उसको पढ़ के आगे बढ़े हैं तो उसको जब हम पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हम रिवीजन कर रहे हैं। हाँ, अगर आपके पास टाइम बचता है और इनमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो उससे बाहर के हैं तो तब आप बाहर के टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। तो इसमें आप पढ़ेंगे दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी जो होती है उसका विकास कैसे हुआ, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे एवं स्वास्थ्य प्रबंधन, ऊर्जा क्षेत्र का विकास, आवश्यकताएं एवं पारिस्थितिकी के सामान्य मुद्दे, ऊर्जा क्षेत्र का विकास, आवश्यकताएं एवं संभावनाएं, जल संसाधन उपलब्धता एवं उपयोगिता, इन क्षेत्रों का प्रबंधन यानी जो जल संसाधन की उपलब्धता है जहाँ जहाँ पे उसका हम प्रबंधन कैसे करें, पर्यावरणिक पारिस्थितिकी के सामान्य मुद्दे जो हाइड्रोलॉजिकल जो इकोसिस्टम है उससे संबंधित जो सामान्य मुद्दे हैं, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन इत्यादि। तो इससे संबंधित आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड की शिक्षा, संस्कृति, खेलकूद, मनोरंजन एवं रहन सहन। तो ये जो टॉपिक हैं ये हालांकि ये उत्तराखंड से रिलेटेड टॉपिक हैं और इससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आएंगे जो हमारे आसपास की घटनाएं हैं उन्हीं से संबंधित प्रश्न आएंगे। तो इसमें टॉपिक्स को अगर आप दिमाग में रख लें, एक बार सिलेबस को ध्यान से पढ़ें तो आपको बहुत हेल्प होगी। तो इसमें जैसे आपके शिक्षा से संबंधित चीज़ें हैं, उत्तराखंड में क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है, संस्कृति हो गई उत्तराखंड की, खेलकूद, मनोरंजन, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के प्रबंधन संबंध में विशिष्ट जानकारियां जो सामाजिक प्रथाएं उत्तराखंड की हैं, समाज सुधार आंदोलन कौन कौन से हुए ये हिस्ट्री से संबंधित टॉपिक हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि एवं प्रशासनिक व्यवस्था है उत्तराखंड की क्या क्या है, जो जिस प्रकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको आप पढ़ सकते हैं। सरकारी एवं गैर सरकारी कल्याणकारी एवं विकास परक योजनाएं, तो जो भी सरकारी और गैर सरकारी योजनाएं चल रही हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे संबंधित टॉपिक, प्राचीन, मध्य, आधुनिक एवं समकालीन इतिहास। तो देखिए इस चीज में पूरा उत्तराखंड ही जो है आपका कवर हो गया उत्तराखंड से संबंधित। तो प्राचीन, मध्य, आधुनिक एवं समकालीन इतिहास, तो इसी में आपका जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो अवशेष मिले हैं उत्तराखंड में, जैसे लाखो उद्यार, आपका गोरख्या उद्यार, ये सब टॉपिक भी इसी में कवर होते हैं इससे संबंधित। इसके अलावा इसके जो आपका जो प्राचीन राजवंश हैं, कुणिंद राजवंश हो गया आपका, इसके अलावा जो कत्यूरी राजवंश हो गया उससे संबंधित, आपका परमार राजवंश हो गया, चंद राजवंश हो गया, उसके बाद गोरखा शासन हो गया, सारी बातें बस इन 3 शब्दों में सिमट कर रह गई हैं। तो ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, तो इसलिए आपको एटलीस्ट कम से कम आपको टच ज़रूर करना है सभी टॉपिक्स को।
उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन तथा महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं। तो राज्य निर्माण आंदोलन जो है ये अपने आप में एक विस्तृत टॉपिक है। जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको आपको पढ़ने की आवश्यकता है, और महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं जो भी हो रही हैं या हुई हैं, प्राचीन जो पुराने घटनाएं हैं, उनको भी, महत्वपूर्ण घटनाओं को आपको देखने की आवश्यकता है। अगला टॉपिक है उत्तराखंड राज्य में कृषि, उद्योग, व्यापार, आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन। उत्तराखंड राज्य की जो ये है कृषि से संबंधित घटनाएं हैं, आपका व्यापार की जो उत्तराखंड में व्यापार है, आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन है, पर्यावरण, भूगोल एवं समसामयिक गतिविधियों के संबंध में विशिष्ट जानकारी से संबंधित प्रश्न भी आएंगे। नेक्स्ट जो है उसमें आएगा, जो ये आपका थर्ड पेपर है, इसमें नेक्स्ट है सामान्य अभिरुचि यानी एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन भी आपके आएंगे। इसमें जो है आपके वास्तविक संख्याएं, तो जैसे हमारा सीसेट का पेपर होता है, जस्ट लाइक दैट ये भी एक एप्टीट्यूड से संबंधित है, लेकिन ये थोड़ा सा कठिन होगा क्योंकि आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनको ऑप्शन नहीं दिए गए होंगे, आपको सॉल्व करने होंगे। तो वास्तविक संख्याएं इसमें आपको पढ़ना है, उनका वर्गीकरण, सामान्य गुण, संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम कैसे निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक एचसीएफ, उनमें संबंध यानी एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होता है, ये भी आपको पढ़ना है। दो या दो से अधिक संख्याओं के लिए अनुपात व समानुपात, किसी संख्या को ब्याज दर प्रतिशत में तथा ब्याज दर प्रतिशत को संख्या में बदलना। तो ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी इन प्रत्येक टॉपिक को आपको बारीकी से देखने की आवश्यकता है। प्रतिशत की दशमलव में तथा दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलें, यानी अगर आपके पास परसेंट दे रखा है तो उसको आप कैसे पॉइंट में बदल सकते हैं, और या पॉइंट में दे रखा है तो आसान टॉपिक है, लेकिन आपको अगर छूट गया तो कभी कभी आसान टॉपिक भी हमें जो है अच्छे मार्क्स दिला सकता है। अगर छूट गया तो कई बार कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि जब मोमेंट पे उस टॉपिक को आसान समझ करके छोड़ जाते हैं, और जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए होते हैं तो वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि हम रिकॉल कर सकें कि किस तरीके से किसी प्रश्न को सॉल्व करना है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रैक्टिस करके गया होगा उसका एक तो समय भी बचता है, दूसरे जो कठिन प्रश्न है उनके लिए भी समय मिलता है। तो इसके अलावा लाभ हानि है, प्रतिशत है, लागत मूल्य, विक्रय मूल्य में संबंध, मूलधन, ब्याज दर, समय टी से संबंधित साधारण ब्याज, यानी जैसे हम कहते हैं ना सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो ये वाले प्रश्न भी आपको आएंगे। जब चक्रवृद्धि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज को वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक रूप से जोड़ा जाता है। कार्य व समय तथा रेलगाड़ियों एवं नौकाओं का आवागमन, सरल रेखीय युगपत समीकरण, सरल रेखीय युगपत समीकरण जो है उससे संबंधित प्रश्न भी आएंगे। जैसे आपका होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस तरीके के प्रश्न भी, सरल रेखीय युगपत समीकरण भी आपसे पूछे जाएंगे। समुच्चय सिद्धांत जो है आपके सेट्स जो होते हैं, समुच्चय सिद्धांत, त्रिभुज, आयत, वर्ग यानी ज्योमेट्री से संबंधित क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, है ना। इसके अलावा वृत्त के गुण, गोला, बेलन, शंकु, घन, आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल, प्रारंभिक कार्टेशियन प्लेन जो होता है, कार्तीय पद्धति, जैसे ये हो गया आपका यहाँ पे एक्स अक्षांश, वाई अक्षांश, इससे संबंधित प्रश्न भी आपको आएंगे। यानी कुल मिला के इसके लिए आप जो है 9th और 10th की जो मैथ्स की बुक है उसको आप पढ़ेंगे तो आपका ये सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। और क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि 9th और 10th की जो बुक्स होती हैं, हम उन एग्जाम्स को पढ़ करके, उन टॉपिक्स को पढ़ करके, उनसे संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करके आगे बढ़े हैं, तो वो हमारे लिए एक रिवीजन की तरह होगा, हमें कठिन नहीं होगा। तो बजाय हम नई बुक मार्केट से खरीदें और उनको प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो नई चीज़ें होंगी हमारे लिए, उनकी बजाय अगर हम 9th 10th की बुक्स को रिवाइज करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत आसान होगा। इसके अलावा अनुक्रम एवं श्रेणी भी मेरे ख्याल से हाई स्कूल का टॉपिक है। आंकड़ों की जो सार्थकता है,
यानी इसमें जो डेटा होता है, डेटा एनालिसिस से संबंधित, जैसे मीन, मीडियन, मोड, ये इससे संबंधित क्वेश्चंस आएंगे। पर्याप्तता, संग्रह, वर्गीकरण, कैसे हम उनको वर्गीकृत कर सकते हैं आंकड़ों को, निरूपण एवं विवेचना, कैसे हम आंकड़ों को प्रदर्शित करेंगे, कैसे उनको एनालिसिस करेंगे, और ये सभी जो माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, यानी मीन, मीडियन, मोड जो है, इसके अलावा प्रायिकता से आधारित प्रश्न। तो ये सारे प्रश्न आपको क्वेश्चन पेपर 3 है उसमें पूछे जाएंगे। तो ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं जो ऑप्शनल पेपर हैं, क्योंकि हमने देखा है कि 2 ऑप्शनल पेपर हमारे पास आएंगे। तो ये जो ऑप्शनल पेपर हैं 2, ये कौन कौन से हम चूज कर सकते हैं? तो निम्न में से कोई 2 विषय जिसमें प्रत्येक विषय के 200 अंक होंगे, तो यही आपको जो है इस पेपर में सिलेक्ट करने के लिए अच्छे मार्क्स दिलाएगा। तो इस पेपर को आप अपनी जो क्षमता है उसके हिसाब से इसको तैयार कर सकते हैं। जो आपका बैकग्राउंड रहा है उसके हिसाब से इस पेपर को आप चूज कर सकते हैं। जैसे जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं वो एग्रीकल्चर चूज कर सकते हैं, वनस्पति विज्ञान से संबंधित वनस्पति विज्ञान चूज कर सकते हैं, यानी जो बॉटनी है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर जो साइंस है, इसके अलावा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से कोई भी चूज किया जा सकता है। इसमें भी आप इंग्लिश मीडियम देख सकते हैं, एग्रीकल्चर, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, वेटरनरी साइंस, जूलॉजी। तो इनका भी विस्तृत जो सिलेबस है वो दे रखा है, और उन टॉपिक्स को ही आपको पढ़ने की आवश्यकता है। और अगर आपने सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ लिया तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स एग्जाम में आएंगे। तो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़िए, और जब भी आप पढ़ने बैठें तो सिलेबस को अपने सामने रखें, और उससे संबंधित टॉपिक अगर आपको अचानक से भी कभी पेपर पढ़ते हुए या फिर कोई इंटरेस्ट की बुक पढ़ते हुए, कोई मूवी देखते हुए, न्यूज़ सुनते हुए, कुछ भी अगर आपको ऐसा कोई टॉपिक समझ में आता है, ऐसा कोई टॉपिक आपके सामने आता है जो आपके सिलेबस से कनेक्टेड हो, तो ज़रूर उसको कनेक्ट कीजिए। और कनेक्ट करने के बाद एक बार जो भी टॉपिक है उस पर आप अपने आप एक जो माइंड क्वेश्चंस होते हैं, अपने आप एक सवाल बनाइए उस पर कि अगर एग्ज़ाम में इस तरीके का सवाल पूछा जाता है तो मैं किस तरीके से लिखूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस एग्ज़ाम के लिए है, दैट इज़ आंसर राइटिंग। अगर आप इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको आंसर राइटिंग पे फोकस करना होगा, और अच्छा आंसर राइटिंग अगर आपको आती है तो आप कम नॉलेज के साथ भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स फॉर दिस एग्जाम। थैंक यू।